लास्ट लेक्चर की बात याद तो होगी। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कुछ स्पेशल फंक्शंस, जिसमें मॉडुलस डिस्कस किया था और मॉडुलस के बाद सिग्नम फंक्शन के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़, साथ ही साथ उसके एक दो क्वेश्चंस किए थे। अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर एक साथ असेंबल करके सबके क्वेश्चंस एक साथ करेंगे ना। तो फोर्थ नंबर पे आते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज y is equals to f of x that is फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये नोटेशन है साहब, इसको क्या रीड करेंगे अपन? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब होता क्या है ना, इसकी सीधी सी मीनिंग है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट व्हाट? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छा, अगर देखो फ्रैक्शनल पार्ट को अगर मैं f से रिप्रेजेंट करूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को अगर i से रिप्रेजेंट करूं, तो कैन वी से दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नथिंग बट x माइनस i, एंड फ्रॉम हियर कैन वी राइट x इज ऑलवेज गिवन बाय i प्लस f, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होगी ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात किस सेंस में? भाई कोई भी नंबर है तो दो चीज़ों से मिलके बनेगा, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा और उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। जैसे 1.7 लिखा है तो 1 इज इट्स इंटीग्रल पार्ट एंड 0.7 इज इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0.7, इंटीग्रल पार्ट 1। 2.3 तो i कितना हो गया 2 और 0.3 कितना हो गया f। तो एनी नंबर x कैन ऑलवेज बी गिवन बाय i प्लस f। अगर मैं इसको लिखूं तो दैट इज गिवन बाय व्हाट? इसको कैसे लिखूंगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस f को कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालना है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, अगर ऐसे सोचें कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 लिखना है, तो व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2? दैट इज 0.2। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7 लिखना है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7? 0.7। व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3? सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 इज व्हाट? 0। ऐसा हो जाएगा। अच्छा, फ्रैक्शनल माइनस ऑफ 3.2 लिखना है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 नहीं होगा साहब, है ना। इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.8 होगा। अच्छा, ये यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो ना इसका फ्रैक्शनल पार्ट। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मैं इसको ऐसा एक्सप्रेस कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 3.2, तो ये हो जाएगा साहब माइनस ऑफ 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ 3.2। ऐसे ही होगा ना अगर आप डेफिनेशन से देखो तो। अच्छा, तो माइनस ऑफ 3.2 ये हो गया और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 3.2 इज व्हाट? -4। और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा साहब? 0.8, है ना। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 3.2 इज व्हाट? 0.8। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 2.75, so what is its fractional part? That is given by what? 0.25। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 बोले तो 0, तो इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ही नहीं, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होगा? 0। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पर ये जो डेफिनेशंस मैंने लिखी ना और ये एग्जाम्पल्स जो लिखे हैं, इससे मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की डोमेन क्या होगी? तो डोमेन आपको दिख रहा है ना, अंदर तो आप कुछ भी रख सकते हो इनपुट में, 0 भी रख सकते हो, नेगेटिव भी रख सकते हो, फ्रैक्शन भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। सो कैन वी से दैट डोमेन ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट इज व्हाट? R। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ f? इसकी रेंज क्या होगी? आउटपुट आप जरा देखो, इसके आउटपुट में क्या क्या चीज़ें मिल रही, या तो 0 मिल रही है और या फिर जितनी भी वैल्यू मिलेगी वो 1 से कम होगी। तो कैन वी से दैट range of the fractional part is what? 0 to 1.
ये इसकी फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज हो जाएगी। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 एंड 0, है ना, क्लोज्ड इंटरवल 0 लेस देन 1। ये फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ बनाने के पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा कुछ बना दूं। ये मैंने लिखा साहब x और यहाँ पर मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आप देखते चलो, अगर x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में, x लाइज बिटवीन 0 to 1, 1 से कम है लेकिन 0 या 0 के बराबर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा कितना? ये fx का मतलब क्या y है? अरे fx का मतलब है क्या? ये y लिखा हुआ है। तो अगर x 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो कैन वी से दैट इट्स वैल्यू इज व्हाट? x। गलत लिख रहा हूँ? आप ऐसे देख के बताओ जरा सा कि जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं। भाई अगर x की वैल्यू ना, फ्रैक्शनल पार्ट अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में मैं लेके देखता हूँ, तो अगर x की वैल्यू मैंने 0.5 ली तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया? 0.5 होगा। अच्छा, अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 ली तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 0 आ रही। इसकी वैल्यू 0.9 लिया x की वैल्यू, तो फ्रैक्शनल पार्ट के आउटपुट में क्या आएगा? 0.9। तो वेन एवर x लाइज बिटवीन 0 to 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज व्हाट? x, एग्जैक्टली x होगा। अच्छा, और देखो, अगर x की वैल्यू मैंने लेस देन 2 कर दी बट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, 1 से 2 के बीच में x की वैल्यू ली, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी? कैन वी से दैट x माइनस 1। आप रखिए, देखो भाई, 1 से 2 के बीच में आपने कुछ भी लिया, 1.7 लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 0.7 आएगी ना। तो 0.7 मिलेगा कैसे? 1.7 माइनस 1 करने से मिलेगी। तो ये 1.7 माइनस 1 किया तो 0.7 आ जाएगा। सो व्हेन एवर x लाइज बिटवीन 1 to 2, फ्रैक्शनल पार्ट इज व्हाट? x माइनस 1। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू मैंने 3 ले ली और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 ले लिया तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, है ना। तो अगर x 2 से 3 के बीच में है, मान लीजिए 2.5 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 माइनस 2, मतलब 0.5 आनी चाहिए। तो ये x माइनस 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो जाएगा। तो ठीक है, बस ऐसे ही लिखना। और क्या? x लेस देन 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, इट्स वैल्यू इज व्हाट? x माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। निगेटिव साइड में भी देख लें। अच्छा, अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? x प्लस 1 होगी। चेक कर सकते हो ना। -1 से 0 के बीच में मान लीजिए कि मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ 0.4 चाहिए, तो ये आप जानते हो कि ये है कितना? 0.6 है। माइनस ऑफ 0.4, व्हाट इज इट्स फ्रैक्शनल पार्ट? 0.6। अच्छा, 0.6 आ कैसे रहा होगा जरा बताओ? माइनस ऑफ 0.4 प्लस 1, माइनस ऑफ 0.4 प्लस 1, सही है, माइनस ऑफ 0.4 प्लस 1। अच्छा, अगर x की वैल्यू लेस देन -1 कर दूं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2 कर दूं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2। बस ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और क्या? x स्मॉलर देन -2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3, व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट? x प्लस 3। ये भूलने की नहीं है साहब। हाँ, इसका ग्राफ भी बना के आप चेक कर लोगे तो आसान रहेगा। जल्दी से लिख लो इसको। अच्छा, इसका ग्राफ बहुत ही आसान है ना, क्योंकि देखो क्या ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल्स टू x, y इक्वल्स x माइनस 1, y इक्वल्स x माइनस 2, y इक्वल्स x माइनस 3, y इक्वल्स x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एट्सेट्रा। तो इसका ग्राफ बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे भाई? आपने, अच्छा, रेंज तो आपको मालूम ही पड़ गई कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में ना। तो ये आप एक लाइन ट्रेस कर दें, ये 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, मतलब पूरा का पूरा जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है
वो 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला है, और डोमेन तो रियल नंबर है, मतलब डोमेन कहीं पर भी होगी, बस आपको इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे ना। यहाँ कहीं पर मैंने लिख लिया 1, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया 3, सही है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिख दिया -1, यहाँ पर लिख दिया -2, और भी बना देता हूँ, और भी बना देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया -3। अच्छा, ग्राफ बनेगा कैसे? 0 से 1 के बीच में क्या ग्राफ बनने वाला है, फिर 1 से 2 के बीच में क्या लाइन आएगी, 2 से 3 के बीच में क्या लाइन आएगी, -1 से 0 के बीच में, -2 से -1 के बीच में, -3 to -2 के बीच में। तो आपको सीधी सीधी सी लाइन खींचते जाने, 0 से 1 के बीच में ये क्लोज्ड, ये ओपन, 1 से 2 के बीच में ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, है ना, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। थोड़ी लाइन सीधी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है। अच्छा, ये लाइन कौन सी लाइन है? ये y इज इक्वल्स टू x, ये कौन सी लाइन होगी? x माइनस 1, दिस लाइन इज x माइनस 2, दिस लाइन इज x प्लस 1, दिस लाइन इज x प्लस 2, दिस लाइन इज x प्लस 3। बस तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हो गया। आसान सा ग्राफ है ना। 0 से 1 के बीच में बस सीधे सीधा लाइन खींचते जाना। देखो, जब आपको बाद में कभी बनाना होगा ना, बनाना होगा तो ये नहीं कि आप घंटों खींचते जा रहे हो ना ऐसे, बस आप तो ये ग्राफ बनता जाएगा, ओपन 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 क्लोज 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 क्लोज, ऐसा चलता जाएगा। ओपन, ऊपर वाले तो ओपन हो गए ना ये। तो रेंज भी आप देख रहे हो 0 से 1 के बीच में 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, और नीचे वाले इंक्लूडेड होंगे। नीचे वाला क्या है? 0 है, तो ये इंक्लूडेड, ऊपर वाले नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, और क्या समझ में आ रहा है? और भी कुछ समझ में आता तो है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। अच्छा, ये पीरियोडिक दिख रहा है क्या भाई? एक इंटरवल के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी, है ना, पीरियड। पीरियड इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन का जो पीरियड होगा वो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 1 के बाद ये रिपीट होता जा रहा है, इसलिए इसका पीरियड कितना बना दिया? 1 बना दिया। अच्छा, और भी कुछ बातें लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो तो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा होगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू z। और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, अगर मैं लिखूं कि x प्लस i, इसका फ्रैक्शनल पार्ट मुझे लिखना है। i डिनोट्स व्हाट? इंटीजर। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, अब यहां पर तो कोई टेंशन है नहीं, x प्लस कोई भी इंटीजर है तो इंटीजर का तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, इसलिए x प्लस आई का जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा दैट इज एग्जैक्टली सेम एज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सही है, तो x प्लस आई फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू x। इसको हम लोग क्वेश्चंस में बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव जब भी क्वेश्चन होगा तो इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी के साथ अपन करते हैं, इसलिए इसको मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। किसी को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन में कोई डाउट नहीं है ना? तो ये देखो, अलजेब्राइक फंक्शन की जो कैटेगरीज आपने बनाई थी वो आपने सारी कंप्लीट कर ले। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन नंबर 2, द फंक्शंस विच आर नॉट अलजेब्राइक। अगर फंक्शंस अलजेब्राइक नहीं है तो कैसे फंक्शन होंगे? ट्रांसेंडेंटल होंगे। अच्छा, ट्रांसेंडेंटल में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है? एक्सपोनेंशियल पढ़ना है, लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ढेर सारी चीज़ें। तो पहला सेगमेंट ले रहे हैं अपन, ए पार्ट। इसमें लिखते हैं साहब एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एलिमेंट्री डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़ लें? तो एक्सपोनेंशियल कैन बी डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट a to the power x, provided a should not be equals to 1 and a should be greater than 0। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म आपने बना दिया ना, a to the power x। ये जो a लिखा है ना, इस a को अपन क्या बोलते हैं ना, ये जो a लिखा हुआ है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो लिखा हुआ है x इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो बेस है ना, बेस के लिए कंडीशन है कि जो बेस होगा वो 1 नहीं हो सकता और बेस नेगेटिव नहीं होगा। बेस की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी और ऑफ कोर्स 1 नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/3 टू द पावर x लिखा है ना, तो ये तो वैलिड है। अगर मैं बोलूं कि -4 टू द पावर x, ये वैलिड नहीं होगा एक्सपोनेंशियल के लिए, क्योंकि ये डोमेन में नहीं ना, मतलब कंडीशन ही दिया है कि नहीं, डोमेन x तो है लेकिन बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस 1 नहीं हो सकता। मतलब 1 टू द पावर x भी अगर मैंने लिखा तो ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म नहीं कहलाएगा। एक्सपोनेंशियल के लिए पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, x, लेकिन जो बेस है वो 1 से 1 नहीं हो सकता और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैंने लिखा 7 टू द पावर x, हाँ ये वैलिड होगा, ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्म कहलाएगा। अच्छा और भी देखो ज़रा, ये जो बेस है ना, बेस को अगर मैं नंबर लाइन पे बना के आपको बताऊँ ना, बेस उसने लिखा है कि बेस रियल नंबर होगा, लेकिन बेस क्या होगा, 1 नहीं होगा और 0 से बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0 और यहाँ पे लिख दूँ 1, तो पहली बात तो ये कि 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसमें मैंने ओपन बना दिया। 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, ये भी मैंने ओपन बना दिया। अच्छा ये वाला पार्ट तो नहीं होना है ना, ये वाला पार्ट नहीं होना, लेस देन 0 नहीं हो सकता। अच्छा ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि 1 को छोड़ के। तो ये वाला जो पार्ट है ना, उसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि बेस स्मॉलर देन 1 एंड इज ग्रेटर देन 0, ये लिख दिया मैंने इस पार्ट के लिए। और ये जो वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ वाला जो पार्ट है, इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि a शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा है a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0, इसकी सेकेंड मीनिंग आप ऐसे बोल सकते हो कि a बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन इंटरवल और a शुड बी ग्रेटर देन 1। ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखी हुई है, डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया है मैंने। a लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 1, ये इसको कंप्लीट करता है। एक 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस पर बेस्ड हम इसके 2 ग्राफ्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो ग्राफ बना ही लेते हैं साहब। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनता कैसे, ऐसे बनता है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ना। ये आपने ओरिजिन ले लिया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस वन इज व्हाट y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x का ग्राफ है ये। कीपिंग इन माइंड दिस ग्राफ इज वैलिड ओनली व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ फॉलो होने वाला है। अच्छा इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट की वैल्यू मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ, ये ऑफ कोर्स 0,1 है। ये आप समझ ही सकते हो यार, अगर x की वैल्यू 0 रखूँगा तो a टू द पावर 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। अरे a टू द पावर 0 मतलब y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1। इट्स वेरी क्लियर। अच्छा इसका जो सेकेंड ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनने वाला है ना, ऐसा बनने वाला है। दिस वन इज ओरिजिन x एंड y एक्सिस। तो एक्सपोनेंशियल का जो सेकेंड वाला ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है ना, ऐसा बनता है। दिस पॉइंट इज अगेन 0,1 और ये है साहब y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, बट दिस ग्राफ इज वैलिड ओनली व्हेन a लाइज बिटवीन 0 to 1।
तो अगर साहब बेस 0 से 1 के बीच में वी फॉलो दिस ग्राफ, अगर बेस 1 से बड़ा है तो आप इस ग्राफ को फॉलो करोगे। मतलब ये किस में फॉलो होने वाला है भाई, 5 टू द पावर x है ना, 7 टू द पावर x, और ये ग्राफ कब फॉलो होगा, जब लिखा है 1/3 टू द पावर x है ना, 1/4 टू द पावर x एटसेट्रा। उसके लिए ये वाला ग्राफ, उसके लिए वाला ग्राफ। अच्छा, ग्राफ को देख करके डोमेन समझ में आ रही है? डोमेन दोनों की सेम डोमेन है ना, डोमेन। तो मुझे तो लग रहा है कि डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स। ये देखो ना, x पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, x नेगेटिव के लिए भी डिफाइंड है, x पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, x नेगेटिव के लिए भी डिफाइंड है। दैट मीन्स डोमेन इज ऑल द रियल। अच्छा, रेंज क्या दिख रही है साहब? रेंज ऑफ द फंक्शन। अरे ग्राफ की वैल्यू, y की जो वैल्यू वो 0 से ज़्यादा है, y की वैल्यू 0 से ज़्यादा है ना, नेगेटिव साइड में y नहीं है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो कैन वी से दैट रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, 0 टू इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है ना, इसकी वैल्यू 0 भी नहीं हो रही। 0 कब हो रही है? इनफाइनाइट पे जाकर, और इनफाइनाइट तो इसकी रेंज डोमेन में नहीं है। तो व्हाट इज द रेंज? 0 टू इनफाइनाइट। ओके, जल्दी से लॉगरिदमिक फंक्शन। तो लॉगरिदमिक फंक्शन को डिफाइन करने के पहले कुछ ये बात आपसे कर लूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ना, 5 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 125, एवरीवन नोज दिस है ना, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। तो लॉग के साथ क्या कनेक्टिविटी होती है ना, लॉग के साथ क्या कनेक्टिव होती है, इसका मतलब होगा कि लॉग ऑफ 125 विथ बेस 5 इज इक्वल्स टू 3, ऐसा होता है। अच्छा, इसको कैसे रीड करते हैं? इसको कैसे रीड करते हैं कि 5 की कौन सी पावर 125 है। लॉग की मीनिंग क्या है? 5 की कौन सी पावर 125 है, तो 5 की थर्ड पावर 125 होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक और लिख देता हूँ ना, एक और लिख देता हूँ, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? लॉग ऑफ 81 विथ बेस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो एक्चुअली क्या हो रही है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शन, ये पहले भी आप जानते हो कि एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना। तो अगर एक्सपोनेंशियल मालूम है तो लॉगरिदमिक मालूम है, लॉगरिदमिक मालूम है तो एक्सपोनेंशियल मालूम है। दोनों को लिखने का तरीका बस अलग अलग होता है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x विथ बेस a, provided base a is not equals to 1 and base a should be greater than 0। ये वही एक्सपोनेंशियल वाला बेस है। तो बेस a 1 नहीं होना चाहिए और बेस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसकी मैंने मीनिंग आपको और भी बताई थी कि इसकी एक मीनिंग आप ये भी ले सकते हो कि a लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड a शुड बी ग्रेटर देन 1। तो या तो ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, दोनों की मीनिंग सेम है, क्योंकि इससे भी वही मीनिंग आती है जो ये लिखी हुई है। अच्छा, फिर अगर इसका ग्राफ बनाने की बात करें, ग्राफ बनाने की बात करें तो ग्राफ इसका कैसे बनता है? तो जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं ना। दिस वन इज ओरिजिन, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। तो पहला ग्राफ ये बनता है, ये पॉइंट हो जाता है साहब 1,0। ये कहाँ तक जाएगा साहब? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अच्छा, ये किसका ग्राफ बना हुआ है? y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x विथ बेस a, बट दिस ग्राफ इज वैलिड ओनली व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। मतलब बेस a अगर 1 से ज़्यादा है तो ये ग्राफ आपको फॉलो करना है। दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दिस वन इज ओरिजिन x एंड y एक्सिस, और ये ग्राफ बनेगा log x का। y is equals to log of x with base a. This point is what? Again 1,0, and this graph is valid only when base lies between 0 and 1. तो देखो, जैसा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ यहाँ पर शेप हो रहा है। अगर इधर से व्यू करो तो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ दिख रहा है ना, इधर से व्यू करो तो ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ दिख रहा है। तो दो केसेस बस याद रखना है, ये a ग्रेटर देन बेस ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ बनेगा, और बेस 0 से 1 के बीच में अगर है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। कोई डाउट इसमें?
अच्छा, इन दोनों ग्राफ्स को देख करके ना हम लोग डोमेन और रेंज बहुत आराम से लिख सकते हैं। डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन का डोमेन क्या दिख रहा है? इट इज डिफाइंड फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? आर प्लस। अच्छा, आर प्लस को अगर मैं अलग से बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? 0 to इनफाइनाइट। सही है। अच्छा, रेंज क्या दिख रही है आपको? रेंज भी कुछ दिख रही होगी लॉगरिथमिक फंक्शन की। रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, देना ग्राफ पूरा का पूरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में है, तो रेंज आर हो जाएगी। आर का मतलब बोले तो 0 to इनफाइनाइट, सॉरी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसकी रेंज हो जाएगी। मुझे एक बात में हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि इस डोमेन को मैं फिर अलग ढंग से भी लिख दूं। डोमेन का मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। मतलब log x कब डिफाइंड है? जब x यहां से मिले। अच्छा, log x डिफाइंड होगा जब x कितना हो? 0 से बड़ा हो। x कितना हो? 0 से बड़ा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि log ऑफ x विथ बेस a इज डिफाइंड व्हेन x ग्रेटर देन 0। मतलब आर्ग्यूमेंट जो भी है, लॉग का जो भी आर्ग्यूमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब लॉग फंक्शन डिफाइन होता है। तो इतना तो नोट कर सकते हो जल्दी से आप, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, और भी कोई बात बोल दूं आपसे? हाँ, एक आध बात और बोल देते हैं भाई। लॉग ऑफ एक्स विथ बेस 10 लिखा हुआ है ना, तो बेस 10 को अपन क्या बोलेंगे? कॉमन बेस। इसको क्या बोलना है अपन को? कॉमन बेस। सही है। और दूसरा, अगर log x विथ बेस e लिखा हुआ है तो इसको अपन बोलते क्या है? नेचुरल बेस। तो बेस e जो है वो क्या कहलाएगा? नेचुरल बेस। अब बात यह आती है कि साहब ये e है क्या? तो e इज एन इरेशनल नंबर। e एक इरेशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो इसकी होती है वो करीब करीब कितनी होती है? 2.7। बेस e जो है ना, e की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आती है? 2.7। अच्छा, तो कई बार आप देखोगे, कि log x टू द बेस e नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इसकी जगह पर आसानी से आप ln x लिख सकते हो। कहीं पर भी ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? log x टू द बेस e लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक बार देख लें आप। ये बात बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। मैं देखो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगर जनरल फॉर्मेशन में बोलूँ कि अगर लिखा है a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x, इसका मतलब क्या हुआ? बेस a log x इज इक्वल्स टू y। इसकी मीनिंग ये होती है ना, log x टू द बेस a इज इक्वल्स टू y। जैसा ये लिखा है इसको जनरल कर दिया मैंने, तो log ऑफ x विथ बेस a इज इक्वल्स टू y। तो log ऑफ x विथ बेस a इज इक्वल्स टू y, a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। इसकी मीनिंग यहां से भी आप बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में चलते जाओ, a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। तो अगर लिखा है a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x, तो y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, या ऐसा रीड करो a टू द पावर x इक्वल्स y। log x टू द बेस a अगर y लिखा हुआ है तो a टू द पावर y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, a की कौन सी पावर x है? 5 की कौन सी पावर 125 है? 3 की कौन सी पावर 81 है? ऐसा बोल के देखोगे तो अच्छा है। चलिए प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं जरा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल डोमेन पर बेस्ड कर लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि log ऑफ यहाँ पर 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर विथ बेस 0.5 लिख दिया मैंने। ये एक फंक्शन दिया हुआ है ना, log ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर विथ बेस 0.5 एंड यूर क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द डोमेन। तो साहब ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा? जब आर्ग्यूमेंट 0 से बड़ा हो। बस ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो 16 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 16 स्मॉलर देन 0।
तो x माइनस 4, x प्लस 4, क्रिटिकल पॉइंट्स -4 एंड +4, तो x बिलोंगिंग टू व्हाट, ओपन इंटरवल -4 to 4, ये आपका डोमेन हो जाएगा। सही है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे डोमेन पूछे तो आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा। अब क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट में कुछ भी आप रख सकते हो, बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन रख सकते हो। भाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी डोमेन निकालनी पड़ेगी। चलिए, तो मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टीज की। नंबरिंग करके कर लेता हूं ना, नंबरिंग कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपको log ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू m into n with base a, that is equals to what, log of m plus log of n। ये पहली प्रॉपर्टी, बेस सेम रहेगा ना, बेस सेम रहेगा, जो बेस यहाँ पर है वही बेस यहाँ पर होना है। अच्छा, यहाँ से क्लियर कट आपको बात समझ में आती है कि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, m, n शुड बी ग्रेटर देन 0, ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, इसमें और प्रॉपर्टीज क्या बनती है भाई, log ऑफ m डिवाइडेड बाय n विद बेस a, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस ऑफ log ऑफ n विद बेस a। हाँ भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है कि आप सोचो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया कि log m प्लस log n, तो log कॉमन ले लिया और m प्लस n हो गया। ऐसा नहीं होता ना भाई, क्योंकि log फंक्शन है ना, log फंक्शन है, log इज नॉट अ मल्टीप्लायर। अच्छा, नंबर 2 पर आते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ना, log m टू द बेस n। इसको आप क्या करते हो, बेस चेंज करने के लिए log m डिवाइडेड बाय log n लिख सकते हो। log m बेस n, log m डिवाइडेड बाय log n कर लीजिए और अपनी मर्जी का बेस रख लीजिए ना, मर्जी का बेस रख लीजिए। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। क्यों बोलते हैं बेस चेंजिंग, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से इसका बेस चेंज कर लिया है। तो log m बेस n को आप log m बेस a, log n बेस a, भाई आप चाहो तो इसको कुछ भी लिख सकते हो ना। यहाँ पर आपने लिखा log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n। अब आपको बेस जिसकी भी ज़रूरत है, मान लीजिए 1/5 की ज़रूरत है तो 1/5 बेस कर लीजिए, ऊपर नीचे बेस सेम कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी ये होगी कि log ऑफ m बेस n, इसकी वैल्यू हमेशा रेसिप्रोकल में कितनी हो जाएगी, 1/log ऑफ n बेस m हो जाएगा। रेसिप्रोकल किया तो आर्ग्यूमेंट और बेस आपस में बदल जाते हैं। अच्छा, नंबर 3 प्रॉपर्टी पर आ जाएं। नंबर 3 पे मुझे ये लिखना है कि साहब log ऑफ a विथ एनी बेस a इज ऑलवेज 1। अगर आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है तो log की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है। और log ऑफ a with 1/a that is always equals -1। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपन कुछ कर सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर बस मुझे इतना बताना है कि आर्ग्यूमेंट और बेस अगर इसका प्रोडक्ट 1 है तो log की वैल्यू हमेशा हमेशा कितनी आएगी, -1 आएगी। मैं लिख देता हूँ कि इफ प्रोडक्ट ऑफ argument and base is 1, sorry, हाँ जी, is 1, then value of log ना, value of log will always be given by what, -1। तो log की वैल्यू हमेशा हमेशा -1 हो जाएगी। आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हो जिसमें बस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। भाई रेसिप्रोकल होगा तभी तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा। भाई अगर आपसे किसी ने बोला कि log ऑफ, यहाँ पर लिखा 2 - (√3)
और यहाँ पर बेस में कितना लिख दिया 2 + √3 है ना, ऐसा कुछ लिखा और इसकी वैल्यू पूछ रहा है साहब। तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। या फिर अपन ऐसा बोल दें कि दोनों को प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये 4 - 3, अरे प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 4 - 3 1। तो प्रोडक्ट अगर कितना है इसका 1 है तो लॉग की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा हमेशा कितनी हो जाएगी -1। ज़्यादा बुद्धि लगानी ही नहीं उसमें अपन को। अच्छा नंबर 4 पे और बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है भाई, log ऑफ x⁻m लिखा है a⁻n लिखा है। आर्ग्यूमेंट भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में है और बेस भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। तो log x⁻m to the base a⁻n, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होगी। ये हो जाता है साहब m/n log ऑफ x बेस a। अच्छा ये कैसे हो जाता है, ये भाई साहब m इधर से आ जाएगा और ये जो पावर है एक्सपोनेंट ये इधर से इधर आ जाएगा। बस ऐसा लर्न कर लें, m/n हो जाएगा, पावर में जो कुछ भी है वो इधर शिफ्ट हो जाता है। तो m/n log ऑफ x to the base a। इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत 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 सारी जगहों पे करने वाले हैं। और मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ कि सपोज करो कि कुछ ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है log ऑफ 5 है, बेस 3 है, ठीक है। तो log ऑफ 5 बेस 3, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि log ऑफ 5 स्क्वायर और बेस 3 स्क्वायर कर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? दोनों सेम हो गए ना, दोनों सेम हो गए, क्योंकि यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से भी 2 आएगा, 2/2 तो 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया log 25 to the base 9, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। ये आपकी मर्जी पर है कि आपको क्या ज़रूरत है ना, जैसे log ऑफ √5 कर दो, यहाँ पर √3 कर दो, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से आप बेस को बना सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो ये √5 का मतलब क्या हुआ 5 to the power 1/2, 3 to the power 1/2, 1/2 और 1/2 यहाँ से आकर के कैंसिल हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको बननी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 5 पर आता है साहब, a to the power log of x with base a is always equals x। ये हमेशा हमेशा कितना हो जाएगा x होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एग्जांपल में बोलूं कि 5 to the power log x base 5, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब 5 आ जाएगी। अच्छा कभी मैंने बोला e to the power log of x with base e, its value is again what x। अरे हाँ सही, ये मैंने 5 गलत लिख दिया ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, x हो जाएगा। तो a to the power log x with base a x, 5 to the power log x 5 with a x, e to the power log x with base e, ये कितना हो जाएगा x। कोई दिक्कत? अच्छा ये इसको प्रूफ भी कर सकते हो आप, बहुत 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 आराम से इसको प्रूफ किया जा सकता है। भाई कैसे प्रूफ कर सकते हो, मैं छोटा सा एक लाइन ही लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इसका प्रूफ कुछ ऐसा कि इसको मैं y मान लेता हूँ। भाई मैंने क्या मान लिया कि log ऑफ x to the base a को y ले लिया, ये लेट कर दिया मैंने। तो मुझे बताओ कि a to the power y, यहाँ से क्या मिलेगा a to the power y is equals to x। अरे हो जाएगा ना, और ये वही तो लिखा है, a to the power y is equals to x ही तो लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? भाई मैंने log x to the base a को y मान लिया, तो a to the power y कितना आ रहा है x। और अगर आप मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी से देखूं कि log x to the base a अगर y है तो a to the power y कितना आ रहा है x ही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, a to the power log x y की जगह रख दो, तो a to the power log x to the base a कितना आएगा x आ जाएगा। इसका मतलब ये सेम वर्किंग हो गई। तो ये बात अब क्लियर है कि a to the power log x to the base a is always x। नंबर 6 पे एक प्रॉपर्टी और लिखते हैं ना, log ऑफ x to the power m लिखा है विद बेस a। अच्छा ये कितना है, प्रॉपर्टी नहीं, ये तो इसी पर बेस्ड है। तो अगर आप ऐसे सोचो तो ये m आ जाएगा, यहाँ पर a की पावर तो 1 है, तो m/1
तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, m टाइम्स log ऑफ x। ये अलग से प्रॉपर्टी ना माने, इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन मान सकते हो। भाई n की जगह 1 कर दो तो ये m तो यहाँ आ ही जाएगा, तो log ऑफ x टू द पावर m log x हो जाएगा, क्योंकि a टू द पावर 1 हो गया यहाँ पर। तो ये सेम चीज़ लिखी हुई है। नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 अच्छी प्रॉपर्टी, इसको अपन बोलते हैं बेस चेंजिंग, सॉरी वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी ना। बेस चेंजिंग तो आपने लिख लिया, इसको बोलते हैं साहब वेरिएबल चेंजिंग। वेरिएबल चेंजिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो आप x की पावर लिखी है log ऑफ y टू द बेस a। तो ये वेरिएबल्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज y टू द पावर log ऑफ x विद बेस a। x टू द पावर log y विद बेस a इज ऑलवेज y टू द पावर log x विद बेस a होगा। आप चाहो तो इसको भी प्रूव कर सकते हो आप। तो देखो x टू द पावर log ऑफ y विथ a लिखा हुआ है। अच्छा, इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर log ऑफ y डिवाइडेड बाय log ऑफ a। अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, बेस यहाँ पर x कर दो, इसका भी बेस x कर दो, ठीक है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या हो रहा है कि आप इसको अब ऐसा लिख सकते हो कि x टू द पावर log ऑफ y बेस x, इसकी पावर में कितना आ जाएगा 1 अपॉन log ऑफ a बेस x। कोई डाउट, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, जल्दी से बताओ x टू द पावर log y विथ बेस x कितना होगा, y होगा। अच्छा, इसको ऊपर लिख दो तो कितना हो जाएगा log ऑफ x विथ बेस a। तो साहब ये जो है ना इसके इक्वल आ जाएगा। x टू द पावर log y विथ बेस a इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू y टू द पावर log ऑफ y टू द पावर log x विथ बेस a। x और y को आपने इंटरचेंज कर लिया है बेसिकली। तो ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी लिख ली, अब कितनी लिखोगे, कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं छूट रहा है ना। अब जरा इनइक्वालिटी पे आ जाते हैं ना, इनइक्वालिटी पे आ जाते हैं। तो नंबर 8 ये आपके काम की है ना, ये आपके काम की भाई लॉग में किस तरह का सिस्टम होना चाहिए। देखो ये बात आपको अच्छे से मालूम है कि log x टू द बेस a अगर m लिखा हुआ है, इसकी मीनिंग आपको समझ में आती है ना, इसकी मीनिंग आपको ये समझ में आती है साहब कि a टू द पावर m इज इक्वल्स टू x है। इसमें कोई डाउट, log x टू द बेस a अगर m है तो a टू द पावर m कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब जरा इसमें कुछ कनेक्टिविटी मुझे डिफरेंट चाहिए ना, डिफरेंट चाहिए। कैसे, log ऑफ x टू द बेस a अगर ग्रेटर देन m है, इसकी मीनिंग क्या है, log x टू द बेस a ग्रेटर देन m, इसकी मीनिंग ये है साहब a टू द पावर m, ये ऐसा लिख दो x इज ग्रेटर देन a टू द पावर m। लेकिन ये केस कब बनता है साहब, ये केस कब बनता है, फॉर ऑल a इज ग्रेटर देन 1। और यही कहानी उल्टी हो जाती है साहब, इट इम्प्लाइज x इज स्मॉलर देन a टू द पावर m आ जाएगा फॉर ऑल a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, इनइक्वालिटी सेम रहने वाली कब, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, और इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और लिख देता हूं, अच्छा, log ऑफ x टू द बेस a अगर स्मॉलर देन m है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी जबकि बेस ग्रेटर देन 1 हो।
So what it implies, x is greater than, sorry, x is smaller than a to the power m for all base is greater than 1, and x is greater than a to the power m for all a is between 0 and 1. अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, इसको डबल साइड से लिख लें क्या? इस बार ऐसा कुछ लिख लेते हैं कि log ऑफ x with base a smaller than m and is greater than n है. एक साथ लिख लेते हैं ना, एक साथ लिख लेते हैं. तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि इनइक्वालिटी रिवर्ट नहीं होगी अगर बेस क्या है, ग्रेटर देन 1. तो इनइक्वालिटी को सेम लिख देता हूं. तो व्हाट इट इम्प्लाइज, यहां से क्या समझ में आ रहा है कि x शुड बी स्मॉलर देन a टू द पावर m एंड शुड बी ग्रेटर देन a टू द पावर n. x should be smaller than a to the power m and x should be greater than a to the power n. ये कब की केस में होगा? For all a is greater than 1. अगर a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो सेम इनइक्वालिटी होगी. और इनइक्वालिटी रिवर्ट कब होगी? x स्मॉलर देन, सॉरी, x ग्रेटर देन a टू द पावर m. इधर लिख देता हूँ, ग्रेटर देन a टू द पावर m एंड स्मॉलर देन a टू द पावर n फॉर ऑल a lies between 0 and 1. मेरा पर्पस जो है ना, 1, 2 और 3 आपको बताना है. ये बात बहुत 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 अच्छे से आपको समझ में आ जानी चाहिए, जरा भी मिस्टेक आप नहीं करोगे. इनइक्वालिटी रिवर्ट क्यों होती है? ग्राफ देख करके आप बता सकते हो ना. ग्राफ ऐसा देखो, जैसे ये कौन सा ग्राफ बन रहा है? इस कंडीशन में क्या कंडीशन है? ये a ग्रेटर देन 1 है. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो log की वैल्यू नेगेटिव होती है, और x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो log की वैल्यू पॉजिटिव होती है. एग्जैक्टली यहाँ पर वर्किंग वही फॉलो होती है और दूसरे वाले ग्राफ के हिसाब से इनइक्वालिटी रिवर्ट होती है. तो ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत होती नहीं है. इनइक्वालिटी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम if base is greater than 1, inequality reverses if base lies between 0 and 1. ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं साहब. इसी को और आगे 1-2 और कंटिन्यू कर लेते हैं. अब तो ये समझ में आ ही गया. अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि log x to the base a is greater than log of y to the base a, है ना. तो इसकी मीनिंग क्या है कि x ग्रेटर देन y होगा. आर्ग्यूमेंट में डायरेक्ट रिलेशन होगा, x y से बड़ा होगा. कब होगा ऐसा? फॉर ऑल a इज ग्रेटर देन 1. और इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी एंड x इज स्मॉलर देन y फॉर ऑल a लाइज बिटवीन 0 एंड 1. अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी. अच्छा, इसी को उल्टा कर दो, ऐसा वाला कर लो. log x to the base a is smaller than log of y to the base a. इस कंडीशन में बस आपके दिमाग में तो यही बात होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी सेम रहने वाली अगर बेस ग्रेटर देन 1 है और बेस 0 से 1 के बीच में इनइक्वालिटी को रिवर्ट कर दो. और क्या है? तो यहाँ से क्या मिलेगा? लेस देन है तो लेस देन चलने दो भाई. फॉर ऑल a इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल a lies between 0 and 1. एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लॉग के साथ आती है, नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं. जैसे मैंने आपसे पूछा ना, जैसे मैंने पूछा कि भाई लॉग की वैल्यू जो रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है. मतलब लॉग जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव वेरी करता है. अच्छा, तो मैंने आपसे पूछा कि log 5 विथ बेस 3, क्या पूछा साहब? log 5 विथ बेस 3, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? मैं यहाँ पे अलग से बात कर लेता हूँ जरा. तो साहब मैंने आपसे क्या पूछा अभी? मैंने आपसे पूछा कि log ऑफ 5 विथ बेस 3, log ऑफ 5 विथ बेस 3 ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? ये मेरा क्वेश्चन. तो साहब देखो
तरीका क्या होना चाहिए, तरीका ये होना चाहिए कि मैंने बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ बना लिया। तो ग्रेटर देन 1 का ग्राफ कैसे होगा, ये ग्रेटर देन 1 का ग्राफ हो गया, बेस ग्रेटर देन 1 का ग्राफ ये। अच्छा ये कितना है, 1 है, और मैंने क्या पूछा, log 5, मतलब 5 यहाँ कहीं पर आएगा, तो log 5 की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। कैन वी से दैट log 5 विथ बेस 3 इज ऑलवेज इक्वल्स व्हाट, अरे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी। कितनी आएगी ये मुझे मालूम नहीं साहब, लेकिन हाँ ये कंफर्म मैं बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कैसे, समझ में आ गया, देख लो यहाँ पर भाई, log 5 विद बेस 3, तो बेस 3 वाला ग्राफ ये है, बेस 3 का ग्राफ मतलब एक ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ बना दिया मैंने। अच्छा 5 यहाँ कहीं पर होगा, 1 से ज़्यादा होगा, तो x इक्वल्स 5 1 से ज़्यादा है, तो जैसे इसको आपने 5 रखा तो log की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी, log की वैल्यू ऊपर जाएगी, और log की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कोई डाउट? अच्छा फिर और देखते हैं ना, और देखते हैं, जैसे मैंने आपसे पूछा कि log ऑफ 4 बताओ, है ना, विथ बेस 1/2। अच्छा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो 1/2 मतलब बेस क्या है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला log का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा ये पॉइंट है 1,0, मैंने क्या पूछा, log 4, तो 4 यहाँ कहीं पर आएगा, जब 4 रखोगे तो log की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अरे सही है ना, सो कैन बी से दैट log ऑफ 4 विथ बेस 1/2 इज व्हाट, नेगेटिव। ये कंफर्म हो जाती है बात, पक्का ना। अच्छा मैंने आपसे और पूछ लिया जी, log ऑफ 1/2 विथ बेस 9, चलो ये बताना है मुझे, log ऑफ 1/2 विथ बेस 9। अच्छा ये बेस क्या है, 1 से ज़्यादा है, मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा। अच्छा 1/2 कहाँ पर आएगा, 0 और 1 के बीच में, यहाँ कहीं 1/2 आएगा, 1/2 रखने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, सो 1 कैन से इट्स वैल्यू इज व्हाट, नेगेटिव। अच्छा ये जो आपने लिखा है ना, ये जो आपने लिखा है कि कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो रही, कब आपको इसकी वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, ग्राफ से देख करके आप बता पा रहे हो, तो बेहतर होगा कि अब हम उसको, इस बात को दिमाग में रख लें। देखो इसमें जल्दी से देखो, आर्ग्यूमेंट और बेस, आर्ग्यूमेंट और बेस, इसमें है क्या, दोनों 1 से ज़्यादा है, तो वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसमें आर्ग्यूमेंट तो 1 से ज़्यादा है लेकिन बेस 1 से कम है, तो वैल्यू क्या है, नेगेटिव। आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, 1 से कम है लेकिन बेस 1 से ज़्यादा है, तो वैल्यू क्या है, नेगेटिव। एक और एग्जांपल ले लो भाई, मान लीजिए कि log ऑफ 1/3 लिख दिया और विथ बेस 1/2 लिख दिया। इस बार दोनों आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों को मैंने क्या किया, 1 से छोटा ले लिया, तो ग्राफ तो ये वाला चाहिए 1/2 बेस के लिए, ये वाला ग्राफ है। अच्छा 1/3 यहाँ कहीं पर आएगा, अरे आएगा ना, तो 1/3 रखने पर वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो साहब अब इतनी बातें अपन दिमाग में ना रखें, बस इतनी बातें रखें कि log x टू द बेस a की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर x और a दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी हों। सेम साइड ऑफ यूनिटी का मतलब दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो या दोनों की वैल्यू 1 से कम हो, और अगर किसी एक की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और एक की वैल्यू 1 से कम है तो वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो हाँ, उसको नोट के फॉर्म में लिख लेता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ कि log ऑफ x टू द बेस a is equals to positive if x and a are on same side of unity, are on same side of unity। मीनिंग समझ में आ गई, सेम साइड ऑफ यूनिटी का, एक से दोनों ज्यादा हैं या एक से दोनों ही कम हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। कब आ रही है, इफ x and a are on opposite side of unity। यूनिटी का मतलब समझ गया ना भाई, 1 की बात हो रही। तो हाँ, अब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, आपसे कुछ भी पूछ लूँ मैं, फिर log ऑफ मैंने बोला 100 टू द बेस 0.5, लो भाई इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, कंफर्म है। अरे आएगी ना, क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, एक 1 से ज़्यादा है दूसरा 1 से कम है, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और दोनों सेम साइड हो जाए। मैंने आपसे बोला साहब log ऑफ 0.4 विद बेस 0.2,
चलो इसकी वैल्यू कन्फर्म है कि साहब इसकी वैल्यू क्या आने वाली, पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी है, यूनिटी से दोनों ही कम है। अपोजिट साइड में -1 और सेम साइड में अपोजिट साइड में नेगेटिव और सेम साइड में पॉजिटिव। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज आपको बनने लगी, बिना इसके आप सर्वाइव नहीं करोगे, इसलिए इसको मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ। इसकी इनइक्वालिटी के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो दिमाग में रख लें। ए बेस 1 से ज़्यादा, इनइक्वालिटी सेम, बेस 1 से कम और 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी रिवर्ट। एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन, अगर आप अनुमति दें तो। 7 ये एक फंक्शन दिया हुआ है ना, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है मुझे। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या लिखा है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 7 विद बेस 0.3। यू हैव टू फाइंड डोमेन। तो देखो इसका डोमेन निकालने का जो तरीका होगा, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट के अंदर की जो फोटो है ना, ये वाली जो फोटो दिख रही है आपको, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि साहब लॉग ऑफ 0.3 विथ बेस x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 7, ये जो वैल्यू है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए साइमल्टेनियसली। और क्या कंडीशन दिख रही है आपको? और भी कुछ दिख रहा है? अरे भाई लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो तो पॉजिटिव होना ही चाहिए ना। तो एंड x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो दैट इज द सिस्टम ना। ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इसका साइमल्टेनियस सोल्यूशन निकालना है। मतलब इसमें x निकालो, इससे भी x निकालो, और उसका क्या करना है, बीच में इंटरसेक्शन ले लेना, कॉमन पार्ट विल बी योर आंसर। अच्छा, ये क्या लिखा है? लॉग ऑफ x टू द बेस a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा जरा देखो। क्या मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0.3 टू द पावर 0। अरे याद है ना, log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m। बेस क्या है? 1 से छोटा है, इसका मतलब इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, मैं लिख दूँ एक बार फिर से, याद दिला दे रहा हूँ कि log x टू द बेस a अगर ग्रेटर देन m है तो a टू द पावर m दैट शुड बी x शुड बी स्मॉलर देन a टू द पावर m होगा। x की वैल्यू a टू द पावर m से छोटी होगी। इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगा कब? वेन एवर द बेस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ पर बेस क्या है? 0 और 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी रिवर्ट हो गई। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साहब कि x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। सो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, x प्लस 4 अपॉन x माइनस 7 माइनस 1 दैट शुड बी लेस देन 1 0। एंड व्हाट इट इम्प्लाइज, ये हो गया x प्लस 4 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है साहब? ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा साहब 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर और भी कुछ खास बात दिख रही है आपको? इक्वलिटी साइन है, मतलब डिनोमिनेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट तो आपको इंक्लूड नहीं करना है, तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 7। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लेस देन है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। अच्छा, न्यूमरेटर का साइन क्या है? पॉजिटिव, इसका मतलब डिनोमिनेटर का साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो x माइनस 7 लेस देन 0, सो x शुड बी स्मॉलर देन 7। तो यहाँ से जो आपको x की वैल्यू मिल रही है बिलोंगिंग टू व्हाट? माइनस इनफाइनाइट टू 7, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अरे ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो x बिलोंगिंग टू माइनस इनफाइनाइट टू 7। अच्छा, अब दूसरा वाला पार्ट भी है, सॉल्व करते हैं इसको भी। भाई ये तो आपको क्या दिख रहा है कि x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या दिख रहे हैं? -4 दिख रहा है, 7 दिख रहा है।
अच्छा कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, x के कोएफिशिएंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, तो ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आप चाहो तो डिज़ाइन बना दो। अच्छा ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे साहब, -4 और 7 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब बचा क्या, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब ये सोल्यूशन हो गया। सो कैन वी से दैट फ्रॉम हियर x बिलोंगिंग टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू माइनस ऑफ 4 यूनियन व्हाट 7 टू इनफाइनाइट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया सेकेंड इनइक्वालिटी का। अच्छा इसका और इसका ना, इसका और इसका कॉमन पार्ट लेना है आपको। ये बोल रहा है माइनस इनफाइनाइट से 7 और ये माइनस इनफाइनाइट से -4 और 7 टू इनफाइनाइट, इसका इंटरसेक्शन है, इसका इंटरसेक्शन। तो फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, माइनस इनफाइनाइट टू 7 इंटरसेक्शन विद दिस वन, माइनस इनफाइनाइट टू -4 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट, इसका इंटरसेक्शन लेना है। अच्छा तो इसका और इसका इंटरसेक्शन तो कुछ आएगा नहीं है ना, तो इसकी तो कोई मीनिंग दिख नहीं रही। अरे इसका मतलब क्या है, 7 से बड़ा और इसका मतलब 7 से छोटा, तो वो तो गया। अच्छा इसको और इसका इंटरसेक्शन देखो, तो ये 7 से छोटा है और ये -4 से छोटा है, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, -4 से छोटा आ जाएगा। तो x बिलोंग टू व्हाट, माइनस इनफाइनाइट टू -4, ये आपका फाइनल डोमेन हो जाएगा। भाई साहब मैंने आपको कॉमन पार्ट लेना भी सिखाया था दो तरीकों से, एक तो डायरेक्ट कर लेते हैं और ना समझ में आए तो साहब एक के नीचे एक नंबर लाइन ट्रेस कर लीजिए एक दूसरे के नीचे, है ना, और कॉमन पार्ट देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। तो यूर आंसर इज माइनस इनफाइनाइट टू -4। सी सेक्शन पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा देखो जहाँ तक प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात है ना, तो वो अपन ने ऑलमोस्ट पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार ग्राफ बनाना ही चाहिए, ग्राफ बनाना ही चाहिए, रिकॉल भी हो जाएगा। तो इसमें पहला आ जाता है साहब फर्स्ट फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू sin x, सही है। तो sin x का ग्राफ अगर मैं बनाने पर आ जाऊं तो sin x के लिए एक 1 की लाइन ट्रेस की, एक -1 की लाइन ट्रेस की, है ना, छोटे छोटे प्लॉट्स कर दिए ना π/2 पे, -π/2 -π, है ना, दिस वन इज 0, दिस वन इज π/2, दिस वन इज π, दिस वन इज 3π/2 एंड दिस वन इज 2π। अच्छा माइनस ऑफ π/2 माइनस ऑफ π/2, ये 1 और ये -1। हमेशा जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो ये बेस्ट वर्किंग होगी ना कि sin x को sin x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो साहब इसमें ग्राफ बनाना बहुत अच्छा है, sin 0 0 होता है, sin π भी 0 होता है, sin π/2 1 होता है। तो ग्राफ कैसे बनता है, ये ग्राफ बन जाता है साहब, है ना, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ sin x। अच्छा तो इसकी डोमेन कितनी होती है साहब, डोमेन ऑफ द sin x इज व्हाट, R, दिख रहे हैं ना, sin x तो कहीं के लिए भी डिफाइंड है। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ sin x, रेंज ऑफ sin x इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, ये रेंज होती है। अच्छा यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे जो दिखती है ना वो ये है कि साहब sin x का मिनिमम इंटरवल कौन सा है जहाँ पर ये पूरी की पूरी रेंज कवर हो रही है ना, तो ये देखो 0 से लेकर के ये ऐसा बना दो -π/2 to π/2, ठीक है। तो आप अगर देख पा रहे हो तो मैं इसको फिर से बना दूं ऐसा ऐसा, -π/2 से लेकर के π/2 में -1 से 1 पूरा का पूरा कवर हो रहा है। तो sin x का इसको बोलते हैं साहब प्रिंसिपल डोमेन। डोमेन ऑफ द sin x इज व्हाट, एंटायर रियल नंबर, बट व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल डोमेन, -π/2 to π/2। अगर मैं प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ बनाना चाहूं तो ये प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ हो जाएगा ना, दिस वन इज द ग्राफ फॉर प्रिंसिपल डोमेन। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ होगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ हो गया। अच्छा और लिख लो इसको, क्या लिख सकते हैं हम, PDF, प्रिंसिपल डोमेन।
प्रिंसिपल डोमेन कितना है, PDF. Principal domain is nothing but minus pi by 2 to plus pi by 2. Domain of sin x entire real number, but what is its principal domain? Minus pi by 2 to pi by 2. That will cover the entire domain, minus 1 entire range, minus 1 से 1 की रेंज कवर हो रहा है. अच्छा, और भी कुछ बात कर सकते हैं, हालांकि आगे पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार दिख रहा है तो बना देता हूँ. यहाँ से 2 पाई का पीरियड दिखता है ना, इसको पीरियड बोलते हैं. तो पीरियड 0 से 2 पाई साइन एक्स का पीरियड होता है, क्योंकि 2 पाई एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद वो रिपीट होना चालू कर देता है. तो 2 पाई इज द इंटरवल जिसमें साइन एक्स खुद को रिपीट करने लगता है. सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स? 2 पाई. अच्छा, दूसरा ग्राफ क्या होगा? y is equals to cos x. Y is equals to f of x, and that is equals to what? Cos of x. सेम ग्राफ बनता है, बस शिफ्टिंग हो जाती है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है. मतलब 90 से आप शिफ्ट कर दीजिए, पाई बाई 2 से शिफ्ट कर दीजिए तो कॉस एक्स का ग्राफ बन जाएगा. अच्छा, कॉस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सेम वर्किंग आप लेके चल रहे हैं ना. ये आपने लाइन खींची, ये ओरिजिन हो गया साहब. यहाँ पर आपने 1 की लाइन ट्रेस कर दी और यहाँ पर -1 की लाइन ट्रेस कर दी. तो दिस वन इज -1, दिस वन इज 1. पाई बाई 2 के स्लॉट्स जल्दी जल्दी से बना देते हैं. तो ये पाई बाई 2, देन दिस वन इज व्हाट? पाई. दिस वन इज व्हाट? 3 पाई बाई 2. दिस वन इज व्हाट? 2 पाई. देन वी हैव माइनस ऑफ पाई बाई 2, माइनस ऑफ पाई, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2. लिख देते हैं साहब 0. दिस वन इज व्हाट? पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई. यहाँ पर कितना? माइनस ऑफ पाई बाई 2, माइनस ऑफ पाई, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2. अच्छा, कॉस 0 कितना होता है? 1. कॉस पाई बाई 2 0. कॉस पाई कितना होता है? -1 ना. और कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2 0. तो ये अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बनाना चाहूँ ना, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा. दिस वन इज द ग्राफ ऑफ cos x. अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 0 से लेकर के पाई में कंप्लीट इंटरवल कवर हो रहा है? अरे कंप्लीट इंटरवल मतलब रेंज -1 से 1 की रेंज कवर हो रही. सो दैट 0 to पाई इज व्हाट? प्रिंसिपल डोमेन. और अगर मैं प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ बनाना चाहूँ तो प्रिंसिपल डोमेन में cos x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना, ऐसा. दिस वन इज द ग्राफ फॉर प्रिंसिपल डोमेन. लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन इज व्हाट? R. Principal domain of this one is what? 0 to pi closed interval. And what is the range of the function? Same as sine. कितनी रेंज है? -1 से 1. ग्राफ आपको बनना भी चाहिए ना, स्पीड से भी बनना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक की वाली बात नहीं है. ठीक, आगे देखते हैं जी. अभी और बहुत सारे हैं ना, बनाई डालते हैं जल्दी से. चलिए, नंबर 3. y is equals to f of x, and that is equals to tan of x. तो tan x का ग्राफ बनाना है साहब. अच्छा, एक काम करते हैं साहब, tan x होता कितना है? tan x is nothing but what? sin of x divided by cos of x. तो tan x को डिफाइन करने के लिए होना क्या चाहिए? cos x 0 नहीं होना चाहिए. तो कैन वी से दैट tan of x is not defined, is not defined. tan x कब डिफाइंड नहीं होगा साहब? when cos x is equals to 0. और अगर cos x 0 है, इसका मतलब x कितना होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. तो whenever x is odd multiple of pi by 2, tan x is not defined. इसलिए अपन बोलते हैं cos pi by 2 not defined, cos 3 pi by 2 not defined, cos 5 pi by 2 not defined. ये सारे डिफाइंड वैल्यूज नहीं है. तो ऑड मल्टीपल में tan डिफाइंड नहीं होता. तो डिफाइंड किस में होता है? ऑल द रियल नंबर्स. तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan x?
10x की डोमेन जो होगी वो होगी ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। पाई बाई टी के ऑड मल्टीपल को छोड़ दीजिए तो 10x डिफाइंड होता है। अच्छा 10x की जो रेंज होती है वो कितनी होती है साहब? ऑल द रियल नंबर्स ना। ए भाई 10x वैसे भी आप जानते हो 10 पाई बाई टू इनफाइनाइट, 10 माइनस पाई बाई टू माइनस इनफाइनाइट है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 10x वेरी करता है। अच्छा इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन होती है ना, प्रिंसिपल डोमेन 10x की जो प्रिंसिपल डोमेन होती है वो ओपन इंटरवल माइनस ऑफ पाई बाई टू से पाई बाई टू। ओपन क्यों बनाया भाई? अरे पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू पे तो डिफाइन नहीं है ना। अच्छा तो इसका ग्राफ बनाने का जो बेस्ट अप्रोच होगा वो क्या होगा? ऐसे होगा, देखो जल्दी से क्या किया अपन ने, 10x के लिए x और y दो एक्सिस बना दी, सही है। अच्छा पाई बाई टू का स्लॉट ले लो आप, तो हमेशा पाई बाई टू का ही स्लॉट तो ले रहे हैं, तो एक ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं ना, एक ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं। कैसे? ये हो गया 0, ये हो गया साहब पाई बाई टू, और ये हो गया माइनस ऑफ पाई बाई टू। इस पर्टिकुलर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में मुझे एक ग्राफ बनाना है, तो पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के बीच में देखो ग्राफ कैसे बना दिया मैंने, ये ग्राफ बना दिया। 10x की फोटो आपको याद रख लेनी है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ 10x माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अच्छा इतना इंटरवल आप ले लीजिए और इस इंटरवल में ढेर सारे जितने बनाने हो बनाते जाइए भाई, ये और ये एक लाइन फिर ट्रेस कर दें, और जैसा ये ग्राफ बना हुआ है ना एग्जैक्टली सेम ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बना दीजिए। अच्छा एक और इधर बना दो, मन कर रहा है तो ये बना दिया साहब, फिर से एक लाइन यहाँ पर ट्रेस कर ली, एंड वन कैन ड्रॉ द सेम ग्राफ हियर। ये आपका 10x का ग्राफ हो गया, सही है। अच्छा ये प्रिंसिपल डोमेन दिख रहा है, ये ध्यान रखना साहब, ये ओपन है, ये भी ओपन है। देख रहा है क्यों ओपन मैंने कर दिया? क्योंकि माइनस पाई बाई टू पे डिफाइंड नहीं है, पाई बाई टू पे भी डिफाइंड नहीं है, तो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू इज द प्रिंसिपल डोमेन, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेंज? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अगर आप चाहते हो कि मुझे इसकी ट्रेसिंग करनी है प्रिंसिपल डोमेन के लिए, तो ग्राफ ऑफ द प्रिंसिपल डोमेन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। आप चाहो तो बाकी सारी चीज़ें लिख लो, ये पाई बाई टू हो गया तो ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाई टू हो गया। अच्छा तो माइनस पाई बाई टू है तो ये माइनस पाई, ये माइनस ऑफ 3 पाई बाई टू हो जाएगा। तो ठीक है, आपको ग्राफ तो दिख ही रहा है कि कैसा बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अच्छा आगे बढ़ जाते हैं साहब, है ना, कॉट एक्स बना लेते हैं। नंबर 4 अच्छा कॉट एक्स के ग्राफ के लिए कैसे जाओगे? y पहले तो लिख लेते हैं साहब, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? कॉट ऑफ एक्स, ठीक। अच्छा इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ऐसा कुछ करेंगे कि कॉट एक्स को लिख लेंगे साहब कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स। कॉट एक्स इज व्हाट? कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छा ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा? जब साइन एक्स 0। अगर साइन एक्स 0 हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, मतलब x इक्वल्स n पाई अगर हो गया तो कॉट एक्स डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड किसके लिए? ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। सारे रियल नंबर्स के लिए कॉट एक्स डिफाइंड है, किसको छोड़ दिया जाए? n पाई को छोड़ दो, बस बाकी सब के लिए डिफाइंड है। अच्छा अब रही बात रेंज की, तो कॉट एक्स की रेंज भी वही होती है साहब, ऑल द रियल नंबर्स। व्हाट इज द रेंज ऑफ कॉट एक्स? ऑल द रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अच्छा प्रिंसिपल डोमेन भी लिख लेते हैं ना, फिर ग्राफ में बना लेंगे अपन। इसका जो प्रिंसिपल डोमेन होगा वो होगा 0 to पाई ओपन। और आपको अच्छे से बात समझ में आ रही कि ओपन क्यों ले रहे हैं अपन? 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं, भाई n पाई पे डिफाइन नहीं है ना, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, यहाँ पर तो कॉट एक्स डिफाइंड है ही नहीं। अब इसका ग्राफ बनाने का जो तरीका होगा वो भी बस बिल्कुल ऐसे ही बनाना है ना, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। आप क्या करो, एक पर्टिकुलर के लिए ग्राफ बना लो, 0 से पाई के लिए अपन ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं।
ये एक ये लाइन खींच ली, यहाँ पर मैंने ये 0 वाली लाइन बना दी, तो ये 0 सॉरी ये हो गया पाई बाई 2 और ये पाई। तो एक इंटरवल के लिए आप बना लो, और एक इंटरवल के लिए देखो ये tan कैसे जाता है, ऐसे जाता है, और cot कैसे जाता है, ऐसे जाता है। तो थोड़ा सा एक हिंट बस आपको प्रॉपर होनी चाहिए, ये cot x का ग्राफ हो जाएगा। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ cot x। अब साहब एक इंटरवल के लिए जो बना है 0 से पाई, तो पाई से 2 पाई के लिए भी सेम आएगा, 0 से माइनस पाई के लिए भी सेम आएगा। तो आप इस साइड पे बनाना चाहो तो ये बना दो साहब, ये लाइन ट्रेस हो गई, ये माइनस ऑफ पाई हो गया, यहाँ पर एक लाइन बना दो आप, दिस लाइन इज व्हाट माइनस ऑफ पाई बाई 2, और एक बिल्कुल सेम पिक्चर यहाँ पर बना दीजिए। एक और बनाना है साहब, राइट साइड में खींच दो, ये लाइन बन गई, दिस वन इज पाई, दिस वन इज 3 पाई बाई 2, दिस वन इज 2 पाई, और सेम ये उठा करके ये बना दो। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ cot x। अच्छा, इन दो में मैं एक चीज़ मिस कर गया था, इसका पीरियड मैंने नहीं बताया ना, इसका पीरियड तो दिख ही रहा है ना यार, कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, पाई के बाद, तो इसका पीरियड जो है ना ये पीरियड कहलाएगा। दिस वन इज कॉल्ड पीरियड। तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ tan ऑफ x, tan थीटा का पीरियड कितना होगा, पाई। अच्छा, cot थीटा कितने के बाद रिपीट हो रहा है, अरे ये भी तो पाई पाई के स्लॉट्स में रिपीट हो रहा है ना, इसलिए cot x का पीरियड भी कितना हो जाएगा, पाई। मैं लिख देता हूँ, इसका भी पीरियड पाई हो जाएगा। प्रिंसिपल डोमेन मैंने पहले ही लिख दी, अरे प्रिंसिपल डोमेन बना दिया ना 0 से पाई, ओपन ओपन, और ये थोड़ा सा डार्क कर दिया जिससे आपको ये याद रहे कि प्रिंसिपल डोमेन ये मैंने बनाई, 0 से पाई प्रिंसिपल डोमेन है। और प्रिंसिपल डोमेन के ग्राफ को अगर अलग से शो करना चाहते हो तो ये शो कर दो प्रिंसिपल, सही है। तो ग्राफ ऑफ 10x, देखो ये सारे ग्राफ्स हम इसलिए आपको याद दिला रहे हैं क्योंकि मुझे ITF पढ़ाना है, और ITF जब आप पढ़ते हो तो ITF के ग्राफ बनेंगे, तो भैया प्लेन के बनेंगे तो इन्वर्स के बनेंगे, प्लेन के नहीं बनेंगे तो इन्वर्स के नहीं बनेंगे। ये बात आप हमेशा हमेशा के लिए रख लीजिए दिमाग में। नंबर 5, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू cosec ऑफ x। अच्छा, cosec x बोले तो 1 अपॉन sin x। अच्छा, cosec x कब डिफाइन नहीं होगा, जब sin x 0, sin x 0 कब होगा, जब x n पाई हो। मतलब ये हुआ कि cosec x की डोमेन ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई होगा। अच्छा, cot x भी तो यही कहता था ना, तो ठीक है, cot x और cosec x की डोमेन तो सेम हो जाएगी, तो डोमेन डायरेक्ट लिख देता हूँ, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, सही है। अच्छा, इसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या होगी, माइनस ऑफ पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, कितने होगी साहब, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0। अच्छा, व्हाट इज द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन एक्स, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और cosec x की प्रिंसिपल डोमेन क्या होगी, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि cosec 0 डिफाइंड नहीं है। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है, याद है ना, बता दो भाई, रेंज कितनी होती है इसकी, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। इतना तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है साहब, है ना भाई। cosec x या फिर sec x -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करता, या तो 1 से ज़्यादा होगा या फिर -1 से कम होगा। ये इसका रेंज हो गई, डोमेन हो गई, प्रिंसिपल डोमेन हो गया, ये 3 चीज़ें बना लिया आपने। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा ना, इसका ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, सही है। एक लाइन मैंने ट्रेस कर ली, ये 1 वाली लाइन है ना, लाइन ऑफ 1, और ये है लाइन ऑफ -1। अच्छा, ये तो पक्का एक यकीन है आपको ना कि cosec x का जो ग्राफ है वो इस बैंड में नहीं आएगा ना, इसके अंदर नहीं आ सकता, या तो 1 से ज़्यादा होगा या फिर -1 से कम होगा, मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे ग्राफ बनने वाला है।
अच्छा बाकी तो कहानी आप जानते हो, मैंने आपसे पहले ही बोला पाई बाई 2 के स्लॉट्स बनाना है, तो पाई बाई 2 के स्लॉट्स बना देता हूँ भाई, है ना। अच्छा विशेष रूप से ना आपके ध्यान में रखते हुए ना इसको थोड़ा सा उड़ा दे रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे जगह कम मिल रही है। तो रेंज आप बोलो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार ना, इसकी रेंज कितनी होगी साहब, रेंज होगी -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ये रेंज है किसकी, कोजेक एक्स की। अच्छा और भी पाई बाई 2 पे स्लॉट्स मुझे बनाने थे, इसलिए मैंने जगह ले ली थोड़ी सी, है ना। अच्छा तो ये पाई बाई 2 के स्लॉट्स बना दिए, और भी बना देते हैं इधर लेफ्ट साइड में, ये -π/2 हो गया। अच्छा एक और बना देते हैं, अच्छा एक और बना दिया भाई, कोई दिक्कत। अच्छा तो ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साहब π/2। अच्छा ये हो गया पाई, ये हो जाएगा 3π/2, दिस वन इज व्हाट 2π। अच्छा ये कितना हो गया -π/2, दिस वन इज व्हाट -π, दिस वन इज व्हाट -3π/2। अच्छा यहाँ पर तो बनना ही नहीं है ना, ग्राफ तो बनना ही नहीं है। अच्छा कोजेक एक्स का ग्राफ जरा ऐसे देखो, कोजेक 0 कितना होगा, नॉट डिफाइंड। अच्छा कोजेक π/2 कितना होगा 1, कोजेक 0 कितना, नॉट डिफाइंड। और कोजेक π/2 कितना हो जाएगा 1, कोजेक पाई कितना होगा, नॉट डिफाइंड। ये ग्राफ ऐसा बनने वाला है, कोजेक ऑफ π/2 1, है ना, कोजेक ऑफ 0 इनफाइनाइट, कोजेक ऑफ पाई भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। सही है। तो आप तो बस एक लाइन आप बना लो, बाकी में कोई टेंशन है नहीं, ऊपर फिर इधर पे नीचे। अच्छा यहाँ पर आपने ऊपर बनाया तो यहाँ पर आप नीचे बना दो। अच्छा यहाँ पर नीचे बनाया तो नेक्स्ट वाले में ऐसा वाला जा करके ऊपर बन जाएगा, ऐसा कुछ बनता जाएगा ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अच्छा एक और अगर लाइन में आगे खींचूँ ना, एक और लाइन खींच दूँ इसे, थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ जाऊँ तो भी आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी साहब कि ये अभी नीचे बनाया तो नेक्स्ट वाला कैसा बना देना, ऊपर बना देना। ये कोजेक का ग्राफ हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। किनारे हो जाऊं, थोड़ा सा दिख रहा है, उस साइड पे बोर्ड मिट गया होगा, ठीक है, वो ऊपर नीचे ही तो बनाना है यार, कोई इशू नहीं उसमें। अच्छा 2π हो गया तो ये कितना हो जाएगा साहब 5π/2, फिर उसके बाद 3π हो जाएगा। अरे आगे पीछे बढ़ते जाना, और क्या है, और क्या क्या बातें यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे बोलूँ तो बता दोगे, ये π/2, 1 है ना, तो ये हो जाएगा साहब π/2, 1। अच्छा what will be the coordinate of this point, 3π/2, -1, तो ये हो जाएगा 3π/2, -1। ठीक है, आप तो कहीं से भी बना सकते हो। प्रिंसिपल डोमेन देख रहे हो, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, ये है प्रिंसिपल डोमेन। क्लोज्ड -π/2 to +π/2, ये आपका प्रिंसिपल डोमेन है एक्सेप्ट 0, यहाँ पर ओपन आएगा। और प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ है ना, ये प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ हो जाएगा -π/2 से π/2। तो कोजेक एक्स का प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ ये बन रहा है साहब, ये बात याद रखें, ठीक है। अच्छा और भी कुछ बात समझ में आती है आपको बताने के लिए, बस बहुत है, और क्या है। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आपको समझ में आ रही है, ये कोजेक एक्स भाई। अगर आपको और दूसरे तरीके से ग्राफ बनाना हो ना समझ में आ रहा हो तो साइन एक्स की फोटो बना दो भाई। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ये फिर ये फिर ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स का ग्राफ आप बना दो और उसके ऊपर ऊपर बनाते जाओ। ये इधर पे नीचे आ रहा है, ये बना दिया, यहाँ पर ये आ रहा है तो ये बना दिया, खत्म। तो साइन एक्स का ग्राफ अगर आपको बनता है तो कोजेक एक्स में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भाई। साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1 एंड कोजेक एक्स लाइज बिटवीन 1 to इनफाइनाइट और -1 to इनफाइनाइट। इस बीच के बैंड में साइन एक्स हो जाएगा, ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, कोजेक एक्स हो जाएगा। तो बस जल्दी से एक ग्राफ और बना लेते हैं अपन। बना लो जल्दी से, देख लो एक बार।
कुछ पूछना हो तो एक और बना ले। चलो लास्ट एक और, नंबर 6 पे आ जाते हैं ना। नंबर 6 ये हो जाएगा साहब y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, सेक एक्स, है ना। अच्छा सेक एक्स कैसा बनता है साहब, 1/cos x होता है। तो सेक एक्स और tan x इसकी डोमेन सेम होगी, क्योंकि tan x भी क्या होता है, sin x/cos x। ये कब डिफाइंड नहीं होगा, जब cos x 0। cos x 0 कब होगा, जब x2n+1 π/2 हो। तो कैन वी से दैट डोमेन, यहां पर मैं लिख देता हूं साहब, डोमेन इज व्हाट, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट व्हाट 2n+1 π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में sec x डिफाइंड नहीं है। बहुत ही अच्छा। तो रेंज कितनी होती है साहब इसकी, सेम रेंज है ना, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये इसकी रेंज हो जाएगी। प्रिंसिपल डोमेन, अरे cos x की कितनी होती है, 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी हाँ, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट π/2, क्योंकि sec x π/2 पे डिफाइंड नहीं है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइंड नहीं है। तो अगर आप बोलूँ तो यहीं पे लिख देता हूँ साहब, इसकी प्रिंसिपल डोमेन कितनी हो जाएगी साहब, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, π/2 पे ये डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन हो गया, प्रिंसिपल डोमेन हो गया और रेंज हो गई। ग्राफ कैसे बनाना है, इस बार ऐसा करते हैं कि cos x का ग्राफ बना लेते हैं और उसके ऊपर ऊपर sec x बन जाएगा, है ना, जैसा। तो आसान सा तरीका और ढूंढ लेते हैं अपन। ठीक है। अच्छा ये मैंने 1 की लाइन बना दी। अच्छा यहां पर कहीं पर -1 की लाइन बना देते हैं। तो 1 और -1 की लाइन बन गई साहब। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। अच्छा लाइन पूरी खींच लेते हैं अपन, π/2 के स्लॉट्स में चलेंगे ना, π/2 के स्लॉट्स में। अच्छा इधर पे भी बना दो भाई, 1 2, ढेर सारी बना देते, चलो 3, एक और ना, एक और 4। अच्छा ये कितना हो जाएगा साहब, π/2, ये हो गया पाई, दिस वन इज व्हाट 3π/2, दिस वन इज व्हाट 2π, देयर इज माइनस ऑफ π/2, माइनस ऑफ पाई, माइनस ऑफ 3π/2, माइनस ऑफ 2π। ठीक है। अच्छा cos x का ग्राफ सभी को याद है, ठीक है, तो याद है तो बहुत ही अच्छा है, मेरे को भी बनता है भाई, हम भी बना देते हैं। ये cos x का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। ये cos x का ग्राफ। अच्छा आप समझ ही गए हो कि sec का ग्राफ कैसा बनने वाला। तो sec x का ग्राफ बस ये ऐसा दिख रहा है तो इसके ऊपर बना दो, सोचना ही क्या है। ये sec x चल गया, ये sec x हो जाएगा। इधर पे नीचे दिस वन इज द ग्राफ ऑफ sec x। अच्छा sec x की प्रिंसिपल डोमेन याद है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो कहाँ गया 0 से पाई, ये है 0, ये है पाई, 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। तो π/2 तो आप ओपन कर दो, 0 पे क्लोज कर दो, पाई पे क्लोज कर दो, और इसको आप डार्कन कर दो ना, डार्कन कर दो, ये बताने के लिए कि दिस वन इज द प्रिंसिपल डोमेन 0 to पाई। और 0 से पाई का जो ग्राफ बनेगा वो ये और ये बन रहा है। तो साहब व्हाट इज द ग्राफ फॉर प्रिंसिपल डोमेन ना। तो प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ sec x का, तो एक ये और एक ये। दिस वन इज द ग्राफ ऑफ sec x फॉर द प्रिंसिपल डोमेन। और कुछ देखना है, कुछ नहीं देखना है यार, सब बढ़िया है।
तो दीज आर द ग्राफ्स फॉर cosec x एंड sec x। तो cosec x और sec x का ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि sin x और cos x बना लीजिए और ऊपर नीचे उसको खींच दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा बना हुआ है तो ऐसा वाला बना दीजिए। तो cosec x और sec x, हाँ हम लोग जब ITF पढ़ेंगे तो केवल प्रिंसिपल डोमेन में हमने बात की थी इन्वर्टिबिलिटी की। अरे sin x के इन्वर्स की मैंने बात अभी तो नहीं की। हाँ, इन्वर्स के लिए अपन ने पढ़ तो लिया होगा शायद कि फंक्शन, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक की नहीं पढ़ी है, ठीक है, अभी तो ITF पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए ना कि sec x का यहाँ पर होगा और cosec x ये और ये बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है, इतनी सारी बातें, और इतने से आपका काम चल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जितना भी ग्राफिकल एनालिसिस मैंने किया है वो आप कंप्लीट करके रखोगे। देखो मैंने A B C D नहीं ABC, A क्या पढ़ा एक्सपोनेंशियल, B पढ़ा लॉगरिथमिक, C पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आप हेडिंग डालना चाहते हो तो एक D हेडिंग और डाल लो और इसमें लिख लो साहब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। फंक्शन और उसके नीचे आप लिख सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नीचे आप लिख दो कि इसके जो ग्राफ्स हैं ना वो हम लोग ITF के चैप्टर में अलग से बनाएंगे। अभी उसका ग्राफ नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमने ITF अभी पढ़ाया नहीं आपको। उम्मीद करते हैं कि आप अलर्ट होकर के काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा।